गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए, हम भी अच्छे हैं। आप सब भी सुरक्षित रहें। आज हम अपने जो मनी एंड बैंकिंग सेक्शन है, उस मनी एंड बैंकिंग सेक्शन से अगले बारे में बात करेंगे। हमने पिछले 2-3 क्लासेस में आपको मनी के बारे में फुल कॉन्सेप्ट्स दिया था और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपका एक भी टर्म ना छूटे, चाहे वो सिलेबस का पार्ट हो चाहे ना हो, आपके कॉन्सेप्ट में जरूर है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारा मनी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिनका ये कंप्लीट ना हो वो पहले उसको जाकर कंप्लीट करें, क्योंकि मैं अपने टाइम से पंचुअल हूं, मैं अपने काम में पंचुअल हूं। मैंने जो सोचा था कि हाँ मैं प्रतिदिन आपको क्लासेस दूंगा, वो मैं प्रतिदिन क्लासेस दे रहा हूं, सिर्फ संडे को छोड़कर। तो आप भी पंचुअल हो, सिंसियरली, अपने लिए ना कि मेरे लिए। आप डे बाय डे का काम सेम डे में कंप्लीट करें, चाहे वो होमवर्क हो, फेयर हो, चाहे कुछ भी हो। आप काम को टाले मत कि आज नहीं सर कल देख लेंगे, कल नहीं परसों देख लेंगे, वीडियो ही तो है। ऐसा नहीं होगा। आपको प्रतिदिन अपना काम करना होगा। आज का काम आज ही करना है, कल नहीं। कल के लिए कुछ और, ठीक है? और अगर आप काम टालोगे तो आज का काम कल, कल का काम परसों, ठीक है? इस तरह से जीवन चलेगी तो पता चलेगा एग्जाम आज देना है, एग्जाम देंगे कल और रिजल्ट आएगा परसों। चलिए, उन सब बातों को छोड़ते हुए आज हम अपने सेक्शन की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे बैंकिंग की। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है और आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है? पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसके वर्किंग नॉलेज को कुछ जानते हैं, बट इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे बैंक और बैंकिंग। ये बैंक कहां से आया, बैंक का मतलब क्या होता है, और बैंकिंग के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। बैंक, देखिए, अलग अलग बहुत सारी धारणाएं हैं बैंक के प्रति कि बैंक ये शब्द कहां से इवॉल्व हुआ। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो इटालियन वर्ड है बैंक्यू, BANQUE, या बैंकस या बैंका, ठीक है? ये बहुत सारे टर्म्स हैं। कुछ लोग कहते हैं ये जर्मन वर्ड बैंकस से आया हुआ है। तो हम विशेष ज्यादा उस पर नहीं जाते हुए कि हाँ ये किस वर्ड से आया, हम कुछ वर्ड्स पे बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हमने जहां तक पढ़ा है, हमने जाना है, ठीक है, कि ये जो बैंक टर्म है वो इटालियन बैंकर्स के अगर हिसाब से, बैंक्यो के हिसाब से बात करें, BANQUE, बैंक्यू। बैंक्यू का मतलब होता है इटली में बेंच। इसके पीछे की एक स्टोरी है कि इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम में जब बैंक नहीं हुआ करते थे, तो उस समय क्या करते थे, जो साहूकार लोग होते थे वो क्या करते थे, प्लेस टू प्लेस विजिट करके, और वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शंस करने के लिए चांदी और सोने के सिक्के दिया करते थे व्यापार के लिए, व्यापारियों को। क्योंकि सबसे पहले जो बैंकर जो थे वो वही थे, जो मर्चेंट्स थे। और यह जो कार्य था लेन देन का, वो बेंच पे बैठकर किया करते थे। उसी बेंच से ये बैंक्यो टर्म और बैंक्यो से बैंक टर्म आया। दूसरा, अगर हम जर्मन वर्ड की बात कर ले बैंकर्स, तो उसका मतलब होता है, ठीक है, ये ज्वाइंट स्टॉक फॉर्म। तो हर शब्द का अपना अपना एक ओरिजिनेशन है, ठीक है? हर का एक अपने पीछे उसकी स्टोरी है। सिंपल अगर हम बैंक की बात करें तो इतना ही जाने कि ये बेंच, ठीक है, ये बेंच से बैठकर हुआ है, अगर हम उसके डिस्कशन पे चले तो। लेकिन आज आधुनिक काल में, क्योंकि बैंक का स्वरूप बदल चुका है, आज बैंक एक बहुत कह सकते हैं लार्ज कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है, वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट है। तो आज बैंक को क्या कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे?
तो देखिए बैंक, यहां भी बैंक के बहुत सारे डेफिनेशंस है। अब जैसे अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस या जो कह सकते हैं किताबी डेफिनेशंस, तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accepts deposits and lend loans, या बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which deals in credit, यानी कि बैंक इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट में डील करता है। अगर सामान्य कॉन्सेप्ट में अगर इसकी बात करें तो बैंक क्या है, तो सामान्य कॉन्सेप्ट में बैंक का मतलब हम हमारी समझ से, ठीक है, या हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं उस कॉन्सेप्ट में अगर ले, तो बैंक क्या है, एक तरह का माध्यम है, एक लिंक है। किसके किसके बीच में, तो दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी, दोज हु हैव सरप्लस मनी, जिसके पास अत्यधिक पैसा है, और जिसके पास पैसे की कमी है या जिसे पैसे की जरूरत है। तो एक तरह का एक लिंक है जो क्या करता है, जिसके पास सरप्लस है उससे वह डिपॉजिट लेता है, और जिसे जरूरत है वह उसे पैसे देता है। जिससे वह डिपॉजिट लेता है उसे सम इंटरेस्ट भी देता है, उसे विड्रॉल की फैसिलिटी भी देता है, और जिसे वह लोन देता है या एडवांस देता है वह उससे इंटरेस्ट लेता है, और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंस में वह उसकी प्रॉफिट आती है। इस तरीके से वो बैंक कार्य करता है। तो आप बैंक को तरह तरह से समझ सकते हैं। अगर भारत में अगर बैंकों की बात की जाए या बैंकिंग की बात की जाए मॉडर्न एरा में, तो भारत में जो बैंकिंग की शुरुआत हुई वह 1770, जो लास्ट डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी था, उस समय बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना। उसके बाद समय बदला तो 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता, जो बाद में चलकर 1809 में बैंक ऑफ बंगाल घोषित किया गया। और उसी पीरियड में प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट के द्वारा 3 प्रेसिडेंसीज बैंक बनाए गए थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंक है। बस आपकी जानकारी के लिए ये सारी बातें आप सीखे जाने। तो ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। ये सारे बैंक 1921 में मर्ज कर दिए गए, यानी कि एक साथ मिला दिए गए, और 1921 में एक नया बैंक निकल कर आया जिसे कहा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जब भारत आजाद हुआ तो 1955 में 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नेशनलाइज्ड बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है, पब्लिक सेक्टर की बैंक है। तो कहां 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान से लेकर और कहां आज का 2020 के बहुत सारे बैंक देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ बैंकों के पीछे की कुछ कहानियां थी। अब हम बैंकिंग ये होता क्या है, इसी बीच के कुछ और पीरियड थे जो बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे 1934 बैंक जो बैंकिंग एक्ट आया था, और 1 अप्रैल 1935 को भारत का सेंट्रल बैंक स्थापित हुआ, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत की सबसे एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। उसके बाद 1949 में नेशनलाइजेशन इसका हुआ, और फिर बैंकों के नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो कि 1969 एंड 1980 में। पहली बार 1969 में 14 नेशनलाइज्ड बैंक
मतलब 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया और फिर 1980 में 6 अनदर नेशनल बैंकों को नेशनलाइज किया गया। लेकिन 1994 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया और नेशनलाइज बैंकों की संख्या 19 रह गई। अगर हम वर्तमान की बात करें तो भारत में नेशनलाइज बैंकों की संख्या मात्र 12 है, जो पब्लिक सेक्टर की बैंक जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये अभी हाल में 1 अप्रैल 2020 से वो इफेक्ट में आया है। बहुत सारे बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना दिया गया है, यानी कि मर्ज कर दिया गया है। अब अगर हम बात कर लें कि ये बैंकिंग या बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे ये डील करते हैं, तो देखिए बैंकिंग का स्ट्रक्चर थोड़ा सा है, स्ट्रक्चर्ड वे में अलग अलग तरीकों से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए भारत में जो बैंक है उसको 2 तरीके से पहले डिफाइन किया गया अकॉर्डिंग टू आरबीआई के एक्ट के अनुसार। एक तो शेड्यूल्ड बैंक और दूसरा नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड बैंक का मतलब कि जो आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में जिसको डिफाइन किया गया है, आरबीआई का जो सेकेंड शेड्यूल है, दूसरी सूची, उसमें जिसको डिफाइन किया गया है, जिसको प्राप्त है वो दूसरी सूची। इसके अनुसार कहता क्या है कि वह बैंक जिसका पेड अप कैपिटल 5 लाख हो, ठीक है, सॉरी 5 करोड़, और जो इस तरीके से ये आश्वस्त करता हो कि उसका जो बैंकिंग कार्य है वो दूसरों को हार्म नहीं करता है, और दूसरे जो कैटेगरी है वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। अगर हम इस शेड्यूल्ड बैंक को अगर प्रॉपरली क्लासिफाइड कर दें तो इसमें सब पार्ट्स बनते हैं। सब बेसिकली कॉमर्शियल बैंक के हिसाब से अगर देखें तो कॉमर्शियल बैंक जो कोई हमारा पार्ट है। अब कॉमर्शियल बैंक भी अलग अलग तरीके से डिफाइन है। कॉमर्शियल बैंक में आते हैं प्राइवेट सेक्टर की बैंक, पब्लिक सेक्टर की बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब। तो अगर हम पूरे बैंकिंग हिस्ट्री को अगर उठाकर देखें तो बहुत बड़ा ये क्लासिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट्स बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब। तो हम बहुत ज्यादा उसको डीपली नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये बैंकिंग के लिए इसेंशियल है। अगर आप बैंक वगैरह के प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर ये ज्यादा इसेंशियल है। एज अ 12 के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ये डीप यहां हमको नहीं जाना है, लेकिन बस आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दे रहा हूं। भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो भी तत्काल में 12 है। रीजनल रूरल बैंक्स की संख्या 43 है। रीजनल रूरल बैंक्स, इसका मकसद ही था कि ग्रामीण स्तर पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये राज्य सरकारों के अनुदेश के हिसाब से काम करता था। ठीक है, तो ये रीजनल रूरल बैंक्स हुआ करते थे। प्रत्येक राज्य में रीजनल रूरल बैंक्स हैं। उसी प्रकार से फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे पेमेंट्स बैंक बनाए गए, स्मॉल फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस बैंक बनाए गए। जैसे फाइनेंस बैंक आप लोग सुनते होंगे फिनो केयर या फिनो बैंक, आरबीएल। जो पेमेंट्स बैंक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक या पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ठीक है। पेमेंट्स बैंक का मतलब है कि वो 1 लाख से अधिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है। कोऑपरेटिव बैंक्स भी बनाए गए अलग अलग। अब इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, ठीक है, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है। ये सारे डिफाइन किए गए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तहत 1912 जो एक्ट है। तो बहुत बड़ा इसका लार्ज कॉन्सेप्ट है। आप इतने डीप में ना जाए, सिर्फ अपनी जानकारी के लिए इसे सीखें। हम बात कर रहे थे बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग होता क्या है?
हमने बैंक को बताया कि बैंक क्या है, एक लिंक है जिसके पास ज्यादा पैसा है और जिसके पास जिसे पैसे की जरूरत है उसके बीच का। लेकिन अगर हम बात करें बैंकिंग की, तो बैंकिंग को डिफाइन किया गया है, क्योंकि जो बैंकिंग एक्ट है 1949 बैंकिंग कंपनीज एक्ट, उसमें दिखाया गया है कि बैंकिंग का मतलब, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, accepting deposits for the purpose of lending and investment from the people, ठीक है, and advances and withdrawal on demand or otherwise by withdrawal paper, check, order और otherwise। कहने का मतलब कि बैंकिंग का मतलब, अगर बैंकिंग कंपनीज एक्ट के हिसाब से कहे तो बैंकिंग का मतलब होता है लोगों से डिपॉजिट जमा स्वीकार करना। किस लिए? तो इन्वेस्ट करने के लिए या फिर उसे लोन देने के लिए। और जिसका पैसा है उसको क्या तो उसके डिमांड पे या किसी भी तरीके से, जैसे वो रिक्वेस्ट करता हो या मैच्योरिटी हो तब उसे रिटर्न करना उस पैसे को, चाहे वो ऑर्डर करे, डिमांड करे या किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा उसे वो विड्रॉल की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम यहां से बैंकिंग को उठाकर देखें तो बैंकिंग का मतलब दो ही निकल के आता है। बैंकिंग का मतलब क्या तो पैसे डिपॉजिट करना और उस लोन एडवांस करना। तो दीज आर द टू बेसिक फंक्शंस ऑफ बैंक, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसमेंट ऑफ लोन्स। अगर हम बात करें कॉमर्शियल बैंक की, क्योंकि हम बार बार कॉमर्शियल बैंक डिस्कस भी किए हैं, कॉमर्शियल बैंक कई एक प्रकार के होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये सब। तो कॉमर्शियल बैंक का मतलब कि वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो क्या करता हो, लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता हो एंड लोन एडवांस करता हो। कॉमर्शियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट क्या होता है, तो जो लेंडिंग रेट होता है और जो रेट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स होता है, उसी दोनों के डिफरेंस को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे सपोज कि जिसने कर्ज लिया उसको वो 10% पे दे रहा है और जिसका डिपॉजिट है उसको 5% दे रहा है, तो ये जो 5% का जो डिफरेंस है यही बैंकों की क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है। अब एक और आप नाम सुनते होंगे, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या है, जैसे सहारा वगैरह है, ठीक है, ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। इसमें और बैंक में अंतर यह है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो सिर्फ टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। बैंक डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट दोनों ही एक्सेप्ट करती है। बात समझ में आई? ये एनबीएफसी टर्म डिपॉजिट से सिर्फ एक्सेप्ट करती है, यानी कि सर्टेन मैच्योरिटी पीरियड पूरे होने के बाद ही वो आपको पैसे देगी। लेकिन जो बैंक है वो डिमांड डिपॉजिट्स के साथ साथ टर्म डिपॉजिट्स दोनों ही एक्सेप्ट करती है। तो इस तरीके से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये कुछ बैंक इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य थे, कुछ कहानियां थी उसके पीछे का। ये सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए जरूर है, क्योंकि बैंकिंग हमें पढ़ना है। तो बैंकिंग का हमने एक ओवरव्यू आपको दिया। आप पहले इस ओवरव्यू को समझे, और कुछ जानकारियां इकट्ठा करनी हो, ठीक है, और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको और सारी जानकारियां डिलीवर्ड करवा सकता हूं, ठीक है, क्योंकि दायरे बहुत बड़े हैं। शिक्षा का जो दायरा है, एजुकेशन का दायरा है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, दायरा बहुत बड़ा है। हम जहां तक पढ़ाते हैं वहां तक लगता है कम ही है, ठीक है, और मैं चाहकर भी उतने लेवल तक आपको नहीं पढ़ा सकता हूं। तो अगर आपको पढ़ना है, जानना है, सीखना है, तो आप पर्सनली कांटेक्ट करें। मैं पर्सनली आपको जरूर बता सकता हूं, ठीक है। तो बस इतना ही आज रहने देते हैं। सिर्फ एक ओवरव्यू था अबाउट बैंक एंड बैंकिंग, ठीक है।
नेक्स्ट क्लासेस में हम मिलेंगे तो बैंकों के फंक्शंस की बात करेंगे, और उसमें भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टर्म्स मिलेंगे जो आप डे टू डे फेस तो करते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, आप अक्सर बैंक में भी जाते होंगे तो ये चीज देखने को मिलता होगा कि आप छोटी छोटी बातों पे बैंक अधिकारी आपसे अजीबोगरीब तरीके से ट्रीट करता है। तो यहां कमी है आपकी जानकारी की। अगर आपकी जानकारी आपके पास हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है, वो और बैंकर्स भी आपको बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे। हाँ, जो मतलब वाकई में जानकार लोग हैं वो जरूर आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप जैसे और सारे बच्चे भी इस वीडियोस का फायदा उठा सके। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय।